हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये है अमेरिकन पायलट एमेलिया एयरहार्ट। एक दिन उन्होंने अपने को पायलट के साथ उड़ान भरी और फिर हवा में ही गायब हो गई। इस बात को 90 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि एमेलिया आखिर गई कहाँ। टाइटैनिक जहाज के डूबने के 70 साल बाद उसे समुद्र की गहराइयों से ढूंढ निकालने वाले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और प्रोफेसर रॉबर्ट बलार्ड ने भी 2019 में दावा किया कि वो एमेलिया के प्लेन को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन बलार्ड की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए एमेलिया की लास्ट फ्लाइट दुनिया की ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इस प्लेन क्रैश के बारे में जानने के लिए दुनिया इसलिए जुटी है क्योंकि एमेलिया एयरहार्ट किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। उस दौर में वो दुनिया भर में मशहूर थी। उनके नाम कई रिकॉर्ड्स जुड़ गए थे और वो लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही थी। 1932 में अटलांटिक ओशन को प्लेन के जरिए पार करने वाली वो पहली फीमेल पायलट थी। 1935 में हवाई से अमेरिका के कैलिफोर्निया तक फ्लाइट के जरिए पहुंचने वाली मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में वो पहली इंसान थी। ये एक खतरनाक सफर था और इससे पहले यह कारनामा कोई नहीं कर सका था। इस तरह के कारनामों के साथ एमेलिया एक सेलिब्रिटी पायलट बन गई थी और दुनिया भर में मशहूर थी। एमेलिया से जुड़ी मिस्ट्री शुरू होती है 1937 से। 1 जून 1937 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड से एमेलिया ने अपने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ उड़ान भरी। इस जर्नी के साथ एमेलिया फिर से एक नया रिकॉर्ड बना रही थी। वो प्लेन के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली फर्स्ट फीमेल पायलट बनने वाली थी। इस ऐतिहासिक जर्नी के दौरान कई स्टॉप्स थे जहां उन्हें तेल भरवाने या फिर प्लेन की मेंटेनेंस चेकिंग के लिए रुकना पड़ा। एमेलिया का प्लेन 2 इंजन वाला था जिसका नाम था लॉकहीड 10E इलेक्ट्रा। ये छोटा सा प्लेन था जिसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। करीब 1 महीना उड़ने के बाद 29 जून को एमेलिया अपने को पायलट फ्रेड के साथ पहुंची न्यू गिनी के शहर लाई में। यहाँ पहुंचने के साथ वो 22,000 माइल्स का सफर तय कर चुकी थी। पूरी दुनिया का चक्कर पूरा करके वापस ओकलैंड पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी तकरीबन 7,000 माइल्स का सफर तय करना था। लाई शहर में पहुंचकर एमेलिया ने फ्यूल रिफिल करवाया। प्लेन की मेंटेनेंस चेकिंग भी हुई। देखा गया कि प्लेन में कहीं कोई खराबी तो नहीं है। 3 दिन रुकने के बाद एमेलिया ने 2 जुलाई को फिर से उड़ान भरी। यहाँ से उनका अगला स्टॉप था पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड हाउलैंड। हाउलैंड ऑस्ट्रेलिया और हवाई के लगभग बीच में है। ये द्वीप छोटा है, इस पर लैंड करना उस वक्त आसान नहीं था। यहाँ पर 10,000 फीट की ऊंचाई से कुछ भी साफ नजर नहीं आता था और उस दौर में नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी आज की तरह इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए लैंड करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में रहना पड़ता था। एमेलिया को भी नेविगेशन में सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन कोस्ट गार्ड शिप आइलैंड पहुंच गई थी ताकि रेडियो सिग्नल्स के जरिए उन्हें सेफली लैंड करने में मदद की जा सके। एमेलिया के लिए लाई एयरफील्ड से हॉलैंड आइलैंड तक का यह सफर 20 घंटे का था। 2 जुलाई को सुबह 2:45 बजे अमेरिकन कोस्ट गार्ड टीम को एमेलिया का पहला मैसेज मिला, जो कि एक रूटीन रिपोर्ट थी। मैसेज में एमेलिया ने कहा था कि वेदर क्लाउडी है, लेकिन मैसेज के सिग्नल्स काफी वीक थे क्योंकि अभी वो आइलैंड से 7,000 से 10,000 फीट ऊपर थी। 6:14 पर कोस्ट गार्ड शिप को एमेलिया की तरफ से एक और मैसेज मिला। मैसेज के मुताबिक वो आइलैंड से 200 माइल्स की दूरी पर थी और उन्हें कोस्ट गार्ड टीम से मदद चाहिए थी कि वो अपने रेडियो डायरेक्शन फाइंडर की मदद से उन्हें आइलैंड पर उतरने में गाइड करे। एमेलिया ने यह भी मैसेज दिया था कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बार बार रिप्लाई करने के बाद भी कोस्ट गार्ड टीम का जवाब एमेलिया को नहीं मिल रहा था। वो बार बार पूछ रही थी कि कोस्ट गार्ड शिप उन्हें हेल्प करे कि आगे उन्हें क्या करना है, कैसे उतरना है। कोस्ट गार्ड टीम बोल भी रही थी, लेकिन एमेलिया तक उनका जवाब नहीं पहुंच रहा था। कुछ देर बाद अमेरिका की कोस्ट गार्ड टीम को रियलाइज हुआ कि उनके रेडियो ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी एमेलिया के प्लेन की फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ रही है। टीम ने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब टीम घबराने लगी। करीब 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। कोस्ट गार्ड शिप घबरा गए थे क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो रहा था कि शायद सिचुएशन बेहद खराब हो रही है। 6:45 पर कोस्ट गार्ड टीम को एमेलिया का एक और मैसेज मिलता है कि वो हाउलैंड से सिर्फ 100 माइल्स की दूरी पर हैं और उतरने के लिए उन्हें अर्जेंट हेल्प चाहिए। लेकिन इस बार भी कोस्ट गार्ड ने कोशिश की, लेकिन उनका मैसेज एमेलिया तक नहीं पहुंचा। इसके बाद एमेलिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया और उनका प्लेन कहाँ खो गया ये आज तक नहीं पता चला। अब उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने 2 हफ्तों तक सर्च ऑपरेशन करवाया, लेकिन सर्च टीम को ना तो एमेलिया के जिंदा होने और ना ही प्लेन के क्रैश होने से जुड़ा कोई सबूत मिला। फिर कुछ वक्त तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद ये मान लिया गया कि एमेलिया समंदर में कहीं खो गई हैं। आखिरी वक्त में क्या हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया।
स्कॉलर्स और एविएशन से जुड़े एक्सपर्ट्स ने अमेलिया के इस तरह गायब हो जाने पर कई थ्योरीज दी। सबसे आसान और सबसे पहली थ्योरी थी क्रैश एंड सिंक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमेलिया को आइलैंड पर उतरने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। उनका फ्यूल खत्म हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। हो सकता है किसी ऐसी जगह पर क्रैश हुआ हो जहां तक सर्च टीम नहीं पहुंच पाई हो। लेकिन कई सालों के सर्च ऑपरेशन, डीप सी रोबोट्स का इस्तेमाल और हाई टेक चीज़ों का यूज़ करने के बाद भी हाउलैंड आइलैंड के पास प्लेन क्रैश होने का किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी थ्योरी है गार्डनर आइलैंड थ्योरी। द इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी का कहना है कि अमेलिया और उनके को पायलट फ्रेड दिशा भटक गए और इसीलिए वो गलती से पास के आइलैंड पर पहुंच गए जहां कोई नहीं रहता था। इस थ्योरी के मुताबिक नेवी ने इस आइलैंड की भी छानबीन की और ये भी कहा गया कि यहाँ किसी के रहने के निशान भी मिले हैं। हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी ग्रुप का कहना है कि शायद अमेलिया और फ्रेड ने यहाँ कुछ दिन सर्वाइव किया होगा और फिर यहाँ मर गए। लेकिन बात वही थी, ना तो आइलैंड पर उनके मरने और उसके आसपास प्लेन क्रैश होने का कोई नामो निशान था। इसके बाद एक बार फिर सर्च टीम ने अमेलिया के प्लेन क्रैश की जांच की। इस बार टीम को कुछ हड्डियां मिली और 1930 में बना एक औरत का जूता भी मिला। इन बोन्स को लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। लैब में टेस्ट से पता चला कि वो बोन्स किसी फीमेल की नहीं है और जूते से भी कोई खास एविडेंस सामने नहीं आया। 1988 से द इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी की दी हुई गार्डनर थ्योरी पर लगातार रिसर्च हो रही है, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इनफ एविडेंस अभी तक नहीं मिल रही है और जो खोज के दौरान मिला भी वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं है। 2017 में एक और टीम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकली, लेकिन वापस लौटी बिना किसी सबूत के। डूबने के 70 साल बाद टाइटैनिक जहाज को ढूंढ निकालने वाले रिटायर्ड अमेरिकन नेवी ऑफिसर और प्रोफेसर रॉबर्ट बलार्ड ने 2019 में अनाउंसमेंट की कि वो अमेलिया इयरहार्ट का प्लेन भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन रॉबर्ट बलार्ड की टीम को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। 2025 में एक और सर्च टीम प्लेन को ढूंढने निकली है। उनका कहना है कि सैटेलाइट इमेज की मदद से उसे ढूंढा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। वैसे एक थ्योरी ये भी है कि अमेलिया और उनके को पायलट फ्रेड नूनन को जापान में देखा गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमेलिया बहती हुई जापान की तरफ चली गई। जापान ने उन्हें बंदी बना लिया और मौत की सजा दे दी। लेकिन यहाँ कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि अगर ऐसा हुआ भी तो जापान ने अमेरिका को क्यों नहीं बताया कि उनके 2 नागरिक जापान के पास हैं। दूसरा, यह हादसा हुआ था 1937 में और इस दौर में जापान और अमेरिका के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने अमेलिया के सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद करने के लिए भी कहा था, इसलिए इस थ्योरी से भी इस कहानी का जवाब नहीं मिला। एक थ्योरी ये भी कहती है कि अमेलिया और फ्रेड नूनन दोनों अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के स्पाई थे। दोनों अमेरिका के लिए जासूसी का काम करते थे, इसलिए इस मिस्ट्री के जरिए उन्हें दुनिया के सामने मारने का प्लान बनाया गया और फिर दोनों नई आइडेंटिटी के साथ अमेरिका में ही रहने लगे। ये थ्योरी कितनी सही है इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। स्कॉलर्स इस थ्योरी को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए।